जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर देते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। मित्र, पहला क्वेश्चन जो है ये भारतीय इतिहास से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी जो है मित्र ये किसके साथ भारत आया था यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, अल बरूनी जो है मित्र ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इन्होंने कौन सी रचना की है, तो किताबुल हिंद की रचना की है। ये आपको याद रखना है। किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 1946 ईस्वी में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 1946 ईस्वी में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है कौन सा नहीं था। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेराल्ड विल्सन जो इनके सदस्य नहीं थे। बाकी तीनों जो हैं ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन हेराल्ड विल्सन जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य बिल्कुल भी नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र हमारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हेराल्ड विल्सन बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी। 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना जो है ये किसके शासनकाल में घटित हुई थी, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सिराजुद्दौला बिल्कुल सही बता रहे हो। ब्लैक होल की घटना जो है किनके शासनकाल के दौरान घटित हुई, तो याद रखना सिराजुद्दौला के शासनकाल के दौरान जो है ये ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। कब हुई थी ब्लैक होल की घटना, तो 20 जून 1756 को हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके बता क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, इतिहास से संबंधित है। क्या पूछ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 4 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना दांडी मार्च जो है ये कब किया गया, तो याद रखना 12 मार्च 1930 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है, क्वेश्चन 5 आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मित्र क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में अली बंधु यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पहला क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में अली बंधु यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को फिर खालिस्तानिया के विरोध में वापस किया। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि जो है ये वापस कर दी थी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि जो है ये त्याग दी थी, या कहा जाए वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जो है मित्र ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि जो है ये वापस कर दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, यह आपसे पूछ रहा है। 8 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूना समझौता किससे संबंधित है। क्वेश्चन 10 आपसे क्या पूछ रहा है, पूना समझौता जो है किससे संबंधित है, बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना भारतीय दलित वर्ग से संबंधित है पूना समझौता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, यू आकार की घाटियां कहाँ पाई जाती हैं। यू आकार की घाटियां जो है ये कहाँ पाई जाती हैं, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना हिमानी में यू आकार की घाटियां पाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यह आपसे पूछ रहा है। इन चारों में आपको बताना है किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बताइएगा इसका राइट आंसर। मित्र पर गमछा झाड़ ये ट्रिक आपने पढ़ी होगी, तो बिल्कुल सही बता सकते हैं कि मणिपुर से नहीं गुजरती है, बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से बिल्कुल गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम से गुजरती है लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट आपके सामने भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी मैदान पूछ रहा है ना मित्र, तो बिल्कुल सही। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है ये उत्तरी मैदान में ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है। वेगुला धारा जो है किस महासागर की शीतल धारा है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है मित्र, 5 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो इंग्लिश का था। 5 क्वेश्चन जो है मैंने स्किप कर दिया है, बीच में इंग्लिश था। और क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, जो कि भारतीय संविधान या कहा जाए लोक प्रशासन से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा हो जाएगा। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था,
बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल जो है मित्र ये भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं, जबकि राज्य सरकार को कौन कानूनी सलाह प्रदान करता है, तो याद रखना एडवोकेट जनरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है मित्र ये कौन था, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वीएन राव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है मित्र ये राष्ट्रपति जो है लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, उस बैठक की अध्यक्षता जो है ये कौन करेंगे, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ जो है ये कहाँ किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागौर में। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं नागौर में बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ई बुक जो है लॉन्च कर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है। जितने टॉपिक आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में दिए गए हैं सारे को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं मित्र तो मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मित्र सामान्य विज्ञान से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछ रहा है, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है। प्राणी जगत के वर्गीकरण के निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है, फटाफट बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रगुही जो है मित्र ये क्या है, प्राणी जगत के वर्गीकरण में बिल्कुल नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति फिर खाली स्थान दिया गया गति का उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु किस गति का उदाहरण है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 27 बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। ऑप्शन क्या होगा भाई, ये बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है। उत्तल और अवतल दर्पण जो है ये किसके उदाहरण है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना है उत्तल और अवतल दर्पण जो है मित्र ये गोलीय दर्पण के उदाहरण है। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक को क्या कहते हैं। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे भाई बहन बता रहे हैं कि दाब का एसआई यूनिट जो है ये पास्कल होता है। क्या होगा, दाब का एसआई यूनिट जो है ये पास्कल होता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में क्या सबसे अधिक संपीड़य है। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड़य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैस। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 36 आ चुका है जो कि सामान्य हिंदी से संबंधित पहला क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र सोच समझ कर बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। लाला का अन्य लिंग रूप है, यानी लाला का स्त्रीलिंग रूप जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ललाइन। लाला का स्त्रीलिंग जो है ये ललाइन होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। विलोम शब्द युग्मन नहीं है।
विलोम शब्द युग्म नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27। उन्मूलन का रोपण होता है, बिल्कुल सही है। आबाद का बर्बाद होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, लेकिन मर्षण का कोमल बिल्कुल भी नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत युग्म आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट आपके सामने लघुर में कौन सी संधि है, लघुर में कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 38। लघुधन उर्म, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि होगी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है, यानी सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ जो है ये अलग अलग हो। सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ जो है ये अलग अलग हो। बताइएगा कौन सा जोड़ा है। तो याद रखना, अपेक्षा या कहा जाए अपेक्षा और उपेक्षा जो है सुनने में एक जैसे मालूम होते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है ये बहुत अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अपेक्षा का क्या अर्थ होता है मित्र, तुलना। उपेक्षा का अर्थ होता है बुराई। तो यहाँ कहा जाए तो बहुत अलग हो जाएगा और सुनने में एक समान लगते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या पूछ रहा है, दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को एबीसी से इंगित किया गया है। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी का उत्तर दीजिए। मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कोई त्रुटि नहीं है, या जिस अंश में त्रुटि है उस अंश को चिन्हित कर देना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मुख्य अतिथि आए और फूलों की एक माला, यहाँ एक माला होना चाहिए था, एक फूल की माला नहीं होती है मित्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। एक फूलों की माला नहीं होती, फूलों की एक माला होती है। तो राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है, बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, जो कि स्टैटिक्स के यानी कहा जाए सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन आपके सामने है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, ग्रीन मफलर जो है किस प्रदूषण से संबंधित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे किनके बीच है, यमुना एक्सप्रेस वे किनके बीच है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62। याद रखना, आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच है। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है, किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। 63 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हुमायूं का मकबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सर्वप्रथम किन्हें दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मित्र ये जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था, जो कि मलयालम के लेखक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मलयालम भाषा के लेखक हैं जी शंकर कुरूप को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था। 65 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मानवाधिकार का गठन जो है 1993 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 66। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली जी की आत्मकथा है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने, सबसे पहले महिला का नाम बताइए जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था, सबसे पहली महिला का नाम बताना है जिसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था, यह आपसे पूछ रहा है। 67 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं मैरी क्यूरी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन 68 आपसे क्या पूछ रहा है, किस विश्व संस्था को विश्व बैंक का उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है,
किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उधार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना आईडीए बैंक को क्या जाना जाता है, विश्व बैंक की उधार खिड़की के रूप में जाना जाता है आईडीए बैंक को। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक यानी रुपया का चिन्ह जो है ये किसने डिजाइन किया था, यह आपसे पूछ रहा है। और बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदय कुमार ने। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। प्रिटोरिया किस देश की कार्यपालिका राजधानी है। फटाफट बता देंगे, प्रिटोरिया किस देश की कार्यपालिक राजधानी है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रही आंसर की। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मित्र आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।